रहे हैं। गहलोत सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस दौरान जो दूसरा साल है वो कोरोना मैनेजमेंट पर रहा, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी महामारी से केंद्र और राज्य सरकारों को दो चार होना पड़ा है। राजस्थान सहित सभी सरकारों ने कोरोना को लेकर के मैनेजमेंट भी किया है और काम किस तरह किया है, इसी को लेकर के हमारे साथ राज्य के चिकित्सा और डीपीआर मंत्री रघु शर्मा मौजूद है। रघु जी, ये जो पूरा साल रहा है ये कोरोना पर केंद्रित रहा है, सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना देश प्रदेश ने किया। किस रूप में देखते हैं, अगर 2 साल के कार्यकाल को सरकार में देखें तो कोरोना की जो छाप है, कोरोना का साया है, इसका भी आपको सामना करना पड़ा है, तो किस रूप में देखते हैं पहला साल और दूसरा साल? देखिए, पूरी दुनिया ने सदी की भीषणतम महामारी कोविड-19 का मुकाबला किया है और लगभग 1 साल होने जा रहा है। पिछले साल इसी दिसंबर के महीने में चीन के वुहान से ये कोविड आया था और अब ये 1 साल हो गया। हमारे यहाँ मार्च में आया था। जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ है कोविड का राजस्थान के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया, उसी का परिणाम है राजस्थान। आज हम लोग 94% रिकवरी वाला स्टेट है और पूरी दुनिया में सबसे कम मृत्यु अगर कहीं हुई है 0.86%, ये हमारा मृत्यु दर है। तो एक संकल्प के साथ महामारी आई है, उसका मुकाबला करना है। तो जिस संकल्प के साथ हमने मुकाबला किया, 2 संकल्प थे। महामारी के इस दौर में जब लॉकडाउन लग गया, एक व्यक्ति को प्रदेश में भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प था। और दूसरा संकल्प हमारा था कि हम इस महामारी से एक भी व्यक्ति की जानहानि नहीं होने देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि हम मृत्यु दर 0.86% ये कहती है कि हमने एक व्यक्ति को भूखा भी नहीं सोने दिया और हम एक व्यक्ति को इस महामारी के वजह से जिंदगी से हाथ धोना पड़े, उस संकल्प पे भी बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। और जिस ढंग से पहला केस आया था मार्च के अंदर, हमारी हालत थी कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, पूना भेजना पड़ा हमको सैंपल। तभी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प कर दिया था कि हम राजस्थान को जांच के क्षेत्र में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम वो मजबूती देंगे कि हम इधर उधर हमको जाना नहीं पड़ेगा कहीं। और आज दिसंबर का महीना है, हम कह सकते हैं 60,000 RT-PCR टेस्ट, जो सर्वाधिक विश्वसनीय टेस्ट है, हमने एंटीजन या रैपिड टेस्ट किट रिजेक्ट किए हैं राजस्थान में, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पे सवालिया निशान था। राजस्थान और तमिलनाडु 2 प्रदेश ऐसे हैं पूरे कंट्री में जिन्होंने 100% RT-PCR टेस्ट किए और उन टेस्ट की कैपेसिटी आज 60,000 हो गई है। आने वाले 2 महीने में 1 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी वाला स्टेट बनेगा राजस्थान। तो ये सब काम एक सोच के साथ, एक कमिटमेंट के साथ हुआ। कैसे प्रदेश की जनता को बचाया गया। जब लड़ाई की शुरुआत हुई, सारे विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस में लिया, सारे धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लिया, सारे एनजीओज को कॉन्फिडेंस में लिया, चिकित्सा जगत के जो नामचीन लोग हैं, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं चाहे काम कर रहे हैं, उन लोगों को बुला के बात की गई। 150 के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई है इन 8-9 महीने के अंदर और 150-200 रिव्यू मीटिंग्स हुई है और हर रोज नए फैसले के साथ हम उठे हैं। राजस्थान में लोगों को लॉकडाउन के दौरान कोई कठिनाई नहीं हो, 3,500 हजार उनके अकाउंट में पैसा भेजा है। उनका जो NFSA के अंतर्गत हैं, उनको 10 किलो गेहूं, दाल, तेल, राशन की सामग्री पहुंचाई है। हमारे एनजीओज की मदद से, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कुक्ड फूड बांटा गया लार्ज स्केल पे, ताकि एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए। उस काम को अंजाम दिया गया। आप देखिए कि कोविड के इस दौर में जिन लोगों का निधन हो गया, उनके परिजनों को हरिद्वार भेजने का, अस्थि विसर्जन का काम कराने का निःशुल्क इंतजाम जिस संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये तो उदाहरण मिलते ही नहीं कहीं। माइग्रेंट लेबर एक बहुत बड़ी समस्या कंट्री के सामने आई, जो भयावह तस्वीरें सामने आई। राजस्थान फॉर्चुनेटली वो स्टेट था जहां पर एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई थी, आपके हलके में एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए।
शेल्टर होम बनाइए, खाने पीने की व्यवस्था करिए, उस व्यक्ति को अपने ट्रांसपोर्ट से आप गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए। इसीलिए राजस्थान में भयावह तस्वीरें नहीं मिली। कोरोना को लेकर सर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिहाज से कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किए और आगे उसका जो परिणाम है वो क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा सीएम भी कर चुके हैं। तो कोरोना ने कितना मदद किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का ही काम हुआ पिछले 8 महीने में। यहाँ आप देखिए कि जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हैं, वहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन वो लगी है, मॉनिटर लगे हैं, आईसीयू के बेड बने हैं, वेंटिलेटर्स आए हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बने हैं वहाँ पे, सामान्य बेड बने हैं वहाँ। राजस्थान में राजधानी के अंदर जो आरयूएचएस का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना है वो 1200 बेड का है, 205 बेड उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आईसीयू के हैं। वहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा है, वहीं पे जांच की सुविधा है। आप 181 हेल्पलाइन नंबर हमने दिया, कोई व्यक्ति उस पर कॉल करेगा, एम्बुलेंस सरकार की लेने जाएगी उसको। जैसे ही अस्पताल पहुंचेगा व्हील चेयर पे भी ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं हम। जब तक उसकी भर्ती की प्रक्रिया होती है वहाँ 30 बेड लगे हैं, वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड है। वहाँ पे सामने सीटी स्कैन है, निःशुल्क कराइए आप, जांच निःशुल्क कराइए आप, हर सुविधा। राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर जो इंजेक्शन है 40,000 के रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब अमीर आदमी लगा सकता है, गरीब आदमी को भी वो इंजेक्शन लगा के उसकी जिंदगी बचाने को एंश्योर करने का डिसीजन अगर किसी प्रदेश में लिया गया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया। आज पर्याप्त मात्रा में ये दोनों प्रकार के इंजेक्शन है। हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को दे रहे हैं ताकि क्रिटिकल कंडीशन में उसकी जान बचाई जाए। हमने बचाई है। शुरुआती दौर में 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन, जो स्वाइन फ्लू के अंदर टेमी फ्लू होता था, मलेरिया में क्लोरोक्विन होता था, एचआईवी एड्स की रोटिनावीर और लोपिनावीर थी, इन दवाओं के कॉम्बिनेशन से लोगों को बचाया। आईसीएमआर ने माना उसको, उसके बाद एचसीक्यू आया। तो राजस्थान का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई है और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की है। हमने हमारे 78 लाख पेंशनधारी हैं, कोविड के इस दौर में रेगुलर उनके अकाउंट में उनकी पेंशन गई है ताकि कोई आदमी को तकलीफ नहीं हो अपने परिवार को पालने में। हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का जो काम था उसको हमने टाइम बाउंड किया है। जो लोग डेस्टिट्यूट थे, जो कचरा बीनने वाले थे, जो किसी भी स्कीम के कवरेज में नहीं आ रहे, उनकी लिस्ट बनाई गई कलेक्टर्स को कह के, उन लोगों को भी पूरे लाभ सुनिश्चित किए गए ताकि उनका भी जीवन बसर हो। मैं अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर, कोरोना की सेकेंड वेव की बात भी चल रही थी, इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर के भी केंद्र और राज्य में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कब तक वैक्सीन, तो चलो वैज्ञानिक अलग अलग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारी तैयारियां क्या है? अगर वैक्सीन आ जाती है कितने महीने में हम पूरे स्टेट में लगाने का काम कर देंगे, मैकेनिज्म अपना बना देंगे? उसकी तैयारियों के बारे में जरा बता दीजिए। आपने खुद ने ही अगर से शुरू किया इस सवाल को। वैक्सीन आएगी क्योंकि हमारे नीति आयोग की टीम आई थी यहाँ पे, हमारे विभाग की पूरी तैयारी है, मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। राजस्थान में जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी, जितनी मात्रा में मिलेगी, हमने उसका पूरा सिस्टम बना लिया है। कॉरिडोर बन गया है, उनकी कोल्ड स्टोरेज की चेन बन गई है। लगाना किसको है, मिलेगी कितनी, ये तो तय भारत सरकार करेगी। अब आप बताइए मेरे को, 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया। मेरा सवाल तो ये है, भारत सरकार ये तो बताए राज्यों को 10% राशि भी नहीं मिली अभी तक उस पैकेज की। तो कैसे करें हम? हमारी आय के स्रोत घट गए, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट 40% रह गई, हमारा जो जीएसटी का हिस्सा है वो मिल नहीं रहा है, और आप 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर रहे हो, 10% उसमें से मिला नहीं है। इतने दिन हो गए, कितने दिन पहले अनाउंस किया था, आज 10% कोई राज्य को नहीं मिला। तो कैसे सारी चीजें होंगी? वैक्सीन आएगी तो निश्चित रूप से वैक्सीन को देंगे, लोगों को लगाएंगे, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन वैक्सीन आए तो ट्रायल के बारे में, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, कितने दिन इफेक्टिव रहेगी इसके बारे में,
कई प्रश्न अनुत्तरित हैं जिनके जवाब अभी हमको ढूंढ रहे हैं हम। तो इसलिए बातें खूब हो रही है वैक्सीन के बारे में, अच्छी बात है, आए वैक्सीन आएगी, फायदा होगा, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, कितने दिन इफेक्टिव रहेगी, क्या उसकी कॉस्ट होगी, कितनी हमको मिलेगी, ये सब चीजें तो भारत सरकार के परव्यू में है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हरियाणा की तर्ज पर, जैसे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी वो टीका लगवाया था, वैक्सीन का ट्रायल में वो शामिल हुए थे, बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो अपने यहाँ पर कोई ट्रायल कंपनी के जरिए कोई ह्यूमन ट्रायल उस पर वैक्सीन पे शुरू हुए हैं, या कोई राज्य से केंद्र ने संपर्क किया हो, किसी कंपनी ने संपर्क किया हो अभी तक? हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, सिर्फ तैयारियों की बात होती है। और भारत सरकार को हमने इंश्योर कर दिया है, जब भी आप वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, जितनी मात्रा में देंगे। ट्रायल करने का काम उनका है, वैक्सीन सप्लाई करने का काम उनका है, कीमत निर्धारण का काम उनका है, इससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। वैक्सीन कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी इसका फैसला भी वही करेंगे, क्योंकि वैक्सीन पे तो पहले ही शुरू हो गया काम बिहार से ही। बिहार में जब चुनाव था तो वहां भारत सरकार के मंत्री कह के आ गए कि यहाँ वैक्सीन सबको निःशुल्क देंगे। अब वो वैक्सीन है कहाँ, आए तो सही। जो नर्सिंग हो, चाहे डॉक्टर्स की भर्ती हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो, वो जो लंबित भर्तियां हैं वो कब तक हो जाएंगी? क्योंकि बेरोजगार हमसे भी पूछते रहते हैं, नेताओं के यहाँ भी गुहार करते रहते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो तो ऑन रिकॉर्ड चीज है, 12,500 जीएनएम और एएनएम जो प्रोसेस अटका हुआ था भर्ती का, 2018 की भर्ती थी, हमने उसको पूरा किया है। 1-8% लोग जो लिटिगेशन की वजह से रुके हुए हैं, बाकी अधिकांश को हमने पोस्टिंग भी दे दी उसमें से। पहले हमने 735 डॉक्टर्स की भर्ती की, उनको कोविड मैनेजमेंट में लगा दिया। फिर 2000 डॉक्टर्स को और भर्ती किया हमने। 17 दिसंबर तक उनको भी पोस्टिंग दे देंगे हम लोग। 8000 सीएचओ की भर्ती का काम 8000 से अधिक है, वो अभी चल रहा है, उनका भी जल्दी परिणाम आ जाएगा। तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को पूरी राजस्थान में हम इनको दे देंगे सेवा के लिए। हमने एलटी की भर्ती हो, रेडियोग्राफर की भर्ती हो, ये आपके ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती हो, इस सब काम पे हम प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं। मैन पावर की कोई कमी नहीं आने देंगे। भर्तियां मेडिकल डिपार्टमेंट में लार्ज स्केल पे हुई है और ये क्रम चलता रहेगा, आने वाले समय में भी चलेगा। मैंने ये संख्या बताई है आपको कि जो गैप था, जो हमारी जो संस्थान है और उसमें अवेलेबल डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ, उस गैप को भरने की दिशा में हमने नियुक्तियां की है बहुत सारी। उसके अलावा यूटीबी पे भर्ती की है, वो चलती रहती है, जहां जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से वो भी किया हमने। राजस्थान में कोविड के इस दौर में दूसरी बीमारियों से लोग परेशान नहीं हों, उसके लिए 500 ओपीडी मोबाइल वैन चलाई हमने टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की, जिसमें eSanjeevani.OPD.in के नाम से वो शुरू किया। आप बताइए मेरे को, इसके अलावा निःशुल्क दवा योजना, जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना। तो निःशुल्क दवा योजना में 500-600 दवा केंद्र नए डेवलप किए हमने और निःशुल्क दवाओं की संख्या में वृद्धि की हमने, हर स्तर पे वृद्धि की है। 15 हमने पीएससी पे की है, सीएससी पे 37 दवा बढ़ाई है। अस्पताल जो जिला लेवल के हैं उनमें 57 दवाइयां बढ़ाई है निःशुल्क, और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल उनमें 90 प्रकार की दवाओं को बढ़ाया है। 40 प्रकार की विशिष्ट जांचें वो और बढ़ाई है हमने। इसके अलावा ये जो कैंसर, किडनी, हार्ट, गंभीर बीमारियां जिनका इलाज महंगा होता है 105 दवाओं को निःशुल्क दवा योजना के दायरे में लाए हैं। और आज निःशुल्क दवाओं की संख्या सब सेंटर पे हम 49 दे रहे हैं, पीएससी पे हम 410 दे रहे हैं, सीएससी पे 632 दे रहे हैं, जिला अस्पताल में 841 दे रहे हैं और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल में 940 दे रहे हैं। तो इन दोनों योजनाओं को स्ट्रेंथन किया गया है। एम्बुलेंसेस की जहां तक सवाल है, हमारे पास 108 एम्बुलेंस 701 है, हमारे पास 104 एम्बुलेंस 587 है और जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 34 है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। उसके अलावा जो नेशनल प्रोग्राम है हमारे, उनको भी हमने प्रभावित नहीं होने दिया। 89% है इम्यूनाइजेशन राजस्थान का, 11% का गैप है, उसको हम पूरा करेंगे। 20 स्थानों पर मेडी टूरिज्म के हब शुरू कर रहे हैं, जहाँ योगा, नेचुरोपैथी और
ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके सेंटर्स आने वाले समय में डेवलप हों। राजस्थान में 2 साल में 200 नए सब सेंटर खुले हैं, 112 नई पीएससी खुली है, 52 नई सीएससी खुली है, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल, एक एसडीएच और 2 जिला चिकित्सालय खुले हैं। 15 नए मेडिकल कॉलेज की मैंने आपको कहा, 325 करोड़ की लागत से वो खुलेंगे। तो वहाँ 500-500 बेड के अस्पताल होंगे हर जिले में। 2-3 जिले बचे हैं, हम उन 3 जिलों का अगले बजट में लेंगे हम लोग। इसके अलावा यूजी की सीटें एकदम 650 सीटें बढ़ी है, पीजी की सीटें बढ़ी है 950, 11 सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ी है। ये सब जो चीजें हो रही है, 1950 सीट थी जब हम सरकार में आए, आज 2650 है। तो ऐसे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बने, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, कोविड का मैनेजमेंट शानदार हो, हमारी लेबोरेटरीज हर जिले में एस्टेब्लिश हुई है, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हर जगह एस्टेब्लिश हुए हैं, वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो, ये सब जनता के तो काम आने वाले हैं। जनता क्लिनिक भी आपने शुरू किए थे, जनता क्लिनिक योजना का अब आगे क्या होगा? क्योंकि कोविड की वजह से शायद आप इस पे आगे नहीं बढ़ा पाए होंगे, आगे क्या रहेगा? 15-16 जनता क्लिनिक हम खोल चुके थे, उसके बाद कोविड आ गया। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, निरोगी राजस्थान। एक इतना बड़ा पैमाने पे पूरे कंट्री में राजस्थान पहला राज्य होता जहां प्रिवेंटिव केयर पे इतना बड़ा प्रोग्राम चलता। 10 पॉइंट उस पे लिए हमने। राजस्थान के 42,000 रेवेन्यू विलेजेस में एक हमारी बहन और एक भाई, उनका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। सारे शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में भी सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो गया। वो एक ब्रिज का काम करते। अस्पताल और आम आदमी के बीच में जो गैप है, आप टाइम पे टीका लगाइए, आप टाइम पे दवा लीजिए, आप टाइम पे जांच कराइए। अस्पताल और आम जनता के बीच में जो कड़ी का काम कर सके, वो अभियान हमारा चल रहा था। उसमें हमने चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे हमारी जो वृद्धावस्था में जो समस्याएं आती है आदमी को, उन समस्याओं को एड्रेस करने की बात हो, चाहे किशोरावस्था में आने की बात हो, चाहे हमारी महिला स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं की बात हो, चाहे संचारी रोग हो, चाहे गैर संचारी रोग हो। ये जो मोटापा है, मधुमेह है, आपका बीपी है, मनोरोग है, हृदय का है, पक्षाघात है, कैंसर है, इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस, लोग नशे की प्रवृत्ति छोड़ें, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चले प्रदेश के अंदर। तो ये तमाम चीजों के लिए 10 पॉइंट को लेके निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम पूरा बन गया। लेकिन कोविड आ गया तो प्रायोरिटी बदल गई। अब जैसे ही कोविड से उभरेंगे राजस्थान में, वो निरोगी राजस्थान फिर से चलेगा राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान कैसे निरोगी रहे, राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे देश में अव्वल राज्य बने, क्योंकि ये टूरिस्ट स्टेट है, देश और दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पूरे कंट्री में उत्कृष्ट श्रेणी की होगी। हमने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया प्रतापनगर के अंदर। हमने यहाँ पर 22 मंजिल का अभी आईपीडी टावर बना रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी है, चाहे और कोई भी इंजरी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज उसमें डेवलप हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं देश के जहां पर मृत्यु दर को लेकर के, बच्चों की मृत्यु दर को लेकर विवाद का विषय बनता है। कोटा भी उस विवाद में जुड़ गया है। पहले हमने गोरखपुर में देखा, मुजफ्फरपुर में देखा, और अब कोटा में देखा। कहां कमियां कहां रह जाती है और हमें सुधारने की कहां जरूरत है? आगे क्या तैयारियां की जाएंगी? एक भी बच्चे की मृत्यु वो हमारे लिए भी इतना दुख का कारण होता है। कौन चाहता है बच्चे की मौत हो? लेकिन मैंने पहले भी कहा आपको कि पिछली बार जब घटना हुई, उसको पॉलिटिकलाइज किया बीजेपी ने, बदनाम करने की कोशिश की गई, और जिस ढंग से योजनाबद्ध तरीके से मीडिया को ले जाना, नेताओं का उसके बाद जाना, फिर डेलीगेशंस जाना, मतलब इश्यू को मरने नहीं देना है। मोटिव पीछे पॉलिटिकल मोटिव रहता है, तब दुख होता है। अगर उनकी सोच और हमारी सोच एक हो कि एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए, आओ मिलके काम करें। हमने पिछली बार जब वहां गए, 150 बेड का, 156 बेड का अस्पताल बनने का काम शुरू करके आया मैं। सितंबर में वो पूरा हो जाएगा। आज भी मैंने रिपोर्ट ले ली है, मैंने जो टीम भेजी थी, वहां क्या कमियां हैं। अगर किसी ने गलती की है, गलती जिसने की है वो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। और कोटा क्योंकि एक रेफरल जगह है, बहुत बड़ी जगह है, पड़ोसी राज्यों के लोग भी वहां आते हैं, तो वहां पे किसी भी सूरत में सुविधाओं की कमी की वजह से एक भी बच्चे का निधन नहीं होना चाहिए।
इसको हमारी सरकार इंश्योर करेगी। हमने बहुत सारे स्टेप्स आज लिए हैं और उनके परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। कोटा ही क्यों, राजस्थान में किसी भी चिकित्सा केंद्र पर हम अव्यवस्थाओं का आलम नहीं देखना चाहते हैं और इस बात को इंश्योर करूंगा। अभी मैं मीटिंगें ले रहा हूं सब अच्छे ढंग से, और एक एक अस्पताल का रियल टाइम चेक हमारा मंथली बेसिस पे या बाई मंथली या 3 महीने में हमारे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। क्या कमियां हैं, क्या ठीक है, कितने इक्विपमेंट की कमी है, मैन पावर की कमी क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। आने वाले समय में कोटा सहित पूरे राजस्थान में चाक चौबंद रहेगी चिकित्सा सुविधाएं, कोई चिंता की बात नहीं। 2 साल आपने कामकाज पूरा मेडिकल महकमे का देखा, 3 साल का कार्यकाल सरकार का आगे और बचा हुआ है। ऐसा कोई आपने चीज कोई चॉकआउट की हो जिसमें आगे उस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो या कोई चीज मॉडल के तौर पर देना चाहते हैं, है ऐसा कोई प्लान बनाया चिकित्सा महकमे ने? देखिए, चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती है। मैंने कहा था, हमने हमारी चुनावी घोषणा पत्र में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण, इसको हम मजबूती देंगे। हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने 50 लाख का यहां ओटी बनाया। आप सबकी नजर में है 2 हार्ट ट्रांसप्लांट कांग्रेस सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है बनने के बाद यहां सक्सेसफुल तरीके से 2 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए। स्किन का बैंक बने, स्किन का ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ आई का हो रहा है। हम चाहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट का काम भी जल्दी से जल्दी शुरू हो, लंग ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो और हार्ट ट्रांसप्लांट भी मजबूती से। सोटो का गठन हुआ है यहाँ पे। हम हर वो काम यहां करना चाहते हैं जिसमें अंगदान खूब हो और लोगों की जिंदगी कैसे बचे राजस्थान में। अब किसी का हाथ कट गया तो हाथ का प्रत्यारोपण कैसे हो, वो भी सक्सेसफुल तरीके से एसएमएस अस्पताल में संभव हुआ है। ये काम आगे बढ़े। हमारा जो पॉपुलर स्कीम के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। वो मेडिसिन्स, मैंने आपको कहा कि स्पोर्ट्स इंजरी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन्स हैं, वो सेक्टर जो सेक्टर अभी तक राजस्थान में शुरू नहीं हुआ है और हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने में शुरू हो गया, हमारा लक्ष्य रहेगा आने वाले 3 साल में वो चिकित्सा सुविधा राजस्थान में हम डेवलप कर पाए। रघु शर्मा का दावा है कि सरकार ने 2 साल के कार्यकाल के भीतर जो कहा था वो किया है। अब आगे 3 साल की चुनौतियां हैं, बीच में कोरोना की चुनौती आ गई है। अब आगे देखना होगा सरकार और संगठन किस तरह आगे बढ़ते हैं, इस पर निगाह सबकी रहेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।